कैप्टन इकबाल हमला करने वाले हर अव्वल दस्ते के प्लाटूनों में शामिल नहीं थे। शहीद कैप्टन मोहम्मद इकबाल हमलावर प्लाटूनों की मदद के लिए जाने वाली कंपनी की एक पलटन की कमांड कर रहे थे। राह शहादत पर गामजन होने से 2 रोज़ पहले जब इनके जांबाज बलाफोनला ग्लेशियर पर जमा हो रहे थे तो उन्होंने इस्लामी रिवायात के मुताबिक उनसे मुख्तसर खिताब किया। उन्होंने कहा, हम ज़िंदगी और मौत का मार्का सर करने जा रहे हैं। ये सब को जान लेना चाहिए कि हम मादरे वतन की सलामती, इस्लाम की सरबुलंदी और अज़मत के लिए काफिरों से नंबरदाज़मा होने वाले हैं। इस राह शहादत में अगर मैं शहीद हो जाऊं तो ये अल्लाह का हम पर इनाम होगा, क्योंकि हक़ की सरबुलंदी के लिए कट जाना दरअसल अब्दी ज़िंदगी पाने का नाम है। फ़तह हमेशा हक़ को हासिल होती है। अल्लाह ताला हम सबको इस रस्ते पर साबित कदम रखे, मुश्किल में सब्र और तहम्मुल और जुरात ईमानी का मुज़ाहरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सब तैयारी करें। जवान तैयारी में मसरूफ़ थे जब अज़्म व अमल के स्पीकर मर्द मोमिन ने अपने हवलदार नूर मोहम्मद ख़ान को अपने पास बुलाया। नूर मोहम्मद ख़ान मुस्तैद नौजवान था। यस सर। नूर मोहम्मद, यार मेरे ज़िम्मे लंगर के कुछ पैसे वाजिबुल अदा हैं, उन्होंने बड़े अजीब से लहजे में कहा। नूर मोहम्मद हिल कर रह गया। उसने कप्तान साहब की तरफ देखा जिसके चेहरे पर नूरानी हाला नुमाया होने लगा था। यूँ तो कैप्टन इकबाल 5 वक्त के नमाज और ऐसे परहेजगार थे कि जिनकी मिसालें दी जाती थी, लेकिन इस लम्हे न जाने क्यों हवलदार नूर मोहम्मद को ये बात अजीब सी लगी। सर आप तो ऐसा ना कहिए। बमुश्किल हवलदार नूर मोहम्मद ने कहा, नहीं नूर मोहम्मद, मुसलमान को हमेशा आगे की तैयारी रखनी चाहिए। खैर मैंने अपनी वसीयत में सब कुछ लिख दिया है, उन्होंने संजीदा होते हुए कहा, और नूर मोहम्मद अपना दिल महसूस कर रह गया। वो इस मरहले पर अपने कप्तान साहब से मुताल्लिक ऐसा सोच भी नहीं सकता था। ये बात तो वो जानता था कि खौफ इस अल्लाह के बंदे को छूकर भी नहीं गुजरा। उसकी जरात ईमानी और इस्तकामत के मुज़ाहरे वो इससे पहले भी देख चुका था। वो ये भी जानता था कि कैप्टन इकबाल के दिल में जज्बा शहादत हमेशा मौजूद रहता है और दिफाए वतन के लिए जान से गुजरने पर कि हमेशा तैयार रहते हैं। उस सब के बावजूद उसके लिए तसव्वुर ही बड़ा जानलेवा था कि इसके कप्तान सब शहीद हो जाएं। नूर मोहम्मद का दिल भर आया। कैप्टन इकबाल ने शायद उसके जज्बात का अंदाज़ा लगा लिया, इसलिए उन्होंने बात का रुख मोड़ दिया और मुस्कुराकर दूसरी बातें करने लगे। ओके जवान, फॉलो ऑन करो। वाल आखिर उन्होंने नूर मोहम्मद से कह ही दिया। जवान फाल इन हुए। कैप्टन इकबाल ने 12 जवान अपने साथ रवानगी और दुश्मन पर हमले के लिए मुंतखब किए थे। गो कि इन प्लाटून का हर नौजवान इस मिशन पर अब इनके साथ जाने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन उन्होंने फ़िलवक्त इतने ही दरकार थे तो मुंतखब कर लिए। इकबाल जब अपने साथियों का इंतखाब कर रहे थे तो अचानक इनकी नज़र एक कमसन सिपाही पर पड़ी। ये सिपाही यूसुफ था। यूसुफ इस प्लाटून का सबसे कम उम्र सिपाही था। उसने अभी तक अपनी तरबियत भी मुकम्मल नहीं की थी और जज्बे जहाज से सरशार होकर चला आया था। कैप्टन इकबाल अपने एक नौजवान की खबर रखते थे। उन्हें मालूम था कि कुछ दिनों से यूसुफ को बुखार भी हो रहा है, उसकी तबीयत भी नासाज है। यूसुफ, तुम रुक जाओ, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारी तो तरबियत भी मुकम्मल नहीं हुई और तुम बीमार भी हो। ज़िंदगी में ऐसे और बहुत मरहले आएंगे। कैप्टन इकबाल ने यह बात मुकम्मल की ही थी कि सिपाही यूसुफ की आंखें भर आईं। सर खुदा के लिए मुझे ना रोके, मैं जवान हूँ, मुसलमान हूँ, अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, मुझ में क्या कमी है, मैं आखिरी दम तक आपके साथ रहना चाहता हूँ, उसने जज्बात से रंधी हुई आवाज़ में कहा। खुदा जाने सिपाही यूसुफ की आवाज़ में क्या जादू था कि इकबाल खामोश हो गए और उन्होंने नूर मोहम्मद को कहा कि सिपाही यूसुफ को भी हमलावर प्लाटून का हिस्सा बना लो। 24 सितंबर की शाम थी जब कैप्टन मोहम्मद इकबाल शहीद ने राह शहादत पर अपने सफ़र का आगाज़ किया। आगाज़ सफ़र से पहले मेरे लश्कर ने सिपाहिया ने सब शकन से फिर खिताब किया। अपने मुख्तसर से खिताब में इन्हें इस मिशन की अज़मत और मुसलमान होने के नाते अपने फ़राइज़ से आगाह किया। फिर इनसे गोया हुए, जितना एमुनेशन उठा सकते हो उठा लो, याद रखो हमारी ज़िंदगी और दुश्मन की मौत का सामान यही एमुनेशन है। उसके बाद हैंड ग्रेनेड का बक्स खोला। एक नौजवान को इसके हिस्से के ग्रेनेड उन पर कलमा तैयबा पढ़कर देते रहे, जिसके बाद कुरानी आयत की तिलावत की और अल्लाह के शेरों को अज़न रुख़सत अदा किया। अपने हाथों उनकी बंदूकों पर जमी बर्फ़ साफ़ करते रहे। हर एक की एमुनेशन किट खुद चेक की। एक जवान के पास जाकर इसका हौसला दोचंद किया। उनके दिलों में कहर और आंखों में बिजलियां भरने के बाद इन्हें कलमा तैयबा का विरद करने का हुक्म दिया और उसके साथ ही रख्ते सफ़र बांधा। रात 8 बजे कैप्टन इकबाल की कमान में जाम फरोशों का एक काफ़िला जानिब मंजिल रवाना हुआ। घंटों का फासला मिनटों में तय करते कैप्टन इकबाल के जांबाज दुश्मन की पोस्ट के नज़दीक होते जा रहे थे। पोस्ट के नज़दीक चारों तरफ मौत अपने पूरे शबाब पर रक्सा थी। गोले सरों पर फट रहे थे। गोलियां सावन की बारिश की तरह बरस रही थी। खून मुंजमद कर देने वाली सर्दी में इजाफा होता जा रहा था। अब आसमान पर बादल भी उमड़ते दिखाई दे रहे थे, जो इस बात का इशारा था कि किसी भी लम्हे मौसम मज़ीद कहरनाक हो सकता है। अचानक बर्फ़बारी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कैप्टन इकबाल सबसे आगे चल रहे थे।
बर्फ़ इनके कदमों तले बिछती चली जा रही थी और उनके कदमों से जो रास्ता बन रहा था उस पर मुजाहिदीन सफ़शकन का सफ़र जारी था। कैप्टन इकबाल चंद गज चलने के बाद अपने पीछे कतार में आते साथियों का जायज़ा ज़रूर लेते थे। जब कोई जवान शदीद बर्फ़बारी या नाहमवार रास्ते की वजह से डगमगाता तो कैप्टन इकबाल खुद आगे बढ़कर इसे सहारा देते और उसका हौसला बढ़ाते थे। उन्होंने हमवार रास्ता तय कर लिया था और अब पहाड़ की अमूदी चढ़ाई शुरू हो गई थी। ज़्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी सांसों की आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी थी। चंद कदम चलने के बाद इन्हें ताज़ा दम होने के लिए रुकना पड़ता था या रुककर सस्ताना पड़ता था। आम हालात से वह बहरहाल दुगनी रफ्तार से चलते आए थे। कैप्टन इकबाल कदम कदम पर इनका हौसला बढ़ा रहे थे, उनको आने वाले मौक़ों के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार कर रहे थे। उनकी बातों और कुरानी आयात ने गाज़ियों की सीनों का अलाव दहका दिया था। चढ़ाई चढ़ते हुए उनका सांस फूलने लगा था, प्यास से हलक में कांटे चुभने लगे थे। 2-3 जाबाजों ने चाहा अपनी बोतलें खोलकर हलक में पानी के 2-2 घूंट उंडेल लें, लेकिन उनकी बोतलों में पानी जम चुका था। इस मरहले पर उनका मीर लश्कर काम आया। कैप्टन इकबाल ने अपनी जैकेट के अंदर पानी की एक बोतल इसी खदशे से महफूज रखी थी कि पानी जम न जाए। जैकेट की गर्मी ने पानी जमने नहीं दिया। उन्होंने मुजाहिदों का हलक में 2-2 घूंट पानी अंडेला, लेकिन खुद एक घूंट भी नहीं पिया। फिर अपने जवानों के बसीद होने पर 2 घूंट पानी हलक में उंडेल लिया, जिससे इनके खुश्क हलक को कुछ सुकून नसीब हुआ। दुश्मन की गोलाबारी में शिद्दत आती जा रही थी। बर्फ़ के सफ़ेद चादर पर बारूद के काले निशान रात को भी बड़े वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। दुश्मन की गोलाबारी से बर्फ़ पर फटने वाले गोलों से अंधी खाइयाँ जन्म ले रही थी। ये खाइयाँ बारूदी सुरंगों से ज़्यादा ख़तरनाक थी। एक गलत कदम पड़ने का मतलब था कि बर्फ़ की अंधी कब्र में ज़िंदा दफन होकर अपनी मौत का इंतज़ार करना। एक लम्हा, एक कदम एहतियात का मुतकाज़ी था। हरावल दस्ते की दोनों प्लाटून दुश्मन पर टूट पड़ी थी। इकबाल के प्लाटून अभी महफूज थे क्योंकि वो अकब में आ रहे थे। दुश्मन को अब हमलावर दिखाई देने लगे थे। इसने इस एरिया में डिप्लॉय अपने तमाम गनों का फायर यहाँ गिराना शुरू कर दिया था। महफूज और मजबूत बंकरों के असलहे के साथ मौजूद दुश्मन के लिए यह हमला इतना अचानक था कि उसके हाथ पांव फूल गए। उनके कमांडरों की वायरलेस पर मदद के जाने वाली दरख्वास्तें साफ सुनाई दे रही थी। बेपनाह फायरिंग के बावजूद तोपखाने की बेड़ियों से मज़ीद फायर मांग रहे थे। जवाब में इनके बेड़ी कमांडर इन्हें गालियां देकर बताते कि इतना फायर तो एक ब्रिगेड के हमले से भी ज़्यादा होता है जितना वो इन मुट्ठी भर हमलावरों के लिए पहले से कर रहे हैं। दुश्मन की बदहवासी बढ़ती जा रही थी। कैप्टन इकबाल से प्लाटून कमांडर ने वायरलेस पर रब्ता करके रिपोर्ट मांगी। इस दौरान कैप्टन इकबाल ने देख लिया कि दाएं तरफ से हमला करने वाली प्लाटून दुश्मन की मशीन गन की जद में आ गई है और 3 कमांडोज एक के बाद दीगरे जामे शहादत नोश कर चुके हैं। सर, हम दाएं जानिब से आगे नहीं बढ़ सकते। दुश्मन का बंकर हम सिर्फ 30 गज दूर रह गया, लेकिन बंकर तक जाने वाला वाहिद रास्ता मशीन गनों ने कवर कर रखा है। मैं दूसरी तरफ से हमला करता हूँ। कैप्टन इकबाल ने रिपोर्ट देकर अपने जवानों को जंगी तरतीब में आगे पीछे आने का हुक्म दिया और एक छोटा सा चक्कर काट कर दुश्मन की तरफ लपके। अचानक ही एक गोला इनके नज़दीक फटा। इसके टुकड़े कैप्टन इकबाल की टांग में आ लगे। ज़ख्म कारी था। कैप्टन साहब की टांग से खून जारी हो गया। यह खून इनके बूटों में पहुंच गया। इनके बूट खून में भीगी साफ दिखाई दे रही थी। दुश्मन क़यामत की आग बरसा रहा था। कैप्टन इकबाल ने देखा कि 2 जवान और शहीद हो चुके हैं क्योंकि बंकर की तरफ जाने वाले हर रास्ते के 1-1 इंच पर दुश्मन की गोलाबारी जारी थी। फटने वाले गोलों के टुकड़ों ने शेरदिल कप्तान की टांग को एक तरह से नकारा ही कर दिया था, लेकिन इनकी ईमानी क़ुव्वत जिस्मानी कमज़ोरी पर गालिब आ गई। कैप्टन साहब ने ललकार कर अपने 4 जवानों का हौसला बढ़ाया और रॉकेट लॉन्चर अपने कंधे से लगाए चारों जवानों के साथ बंकर की तरफ बढ़ने लगे। वायरलेस में अचानक ज़िंदगी ने जन्म लिया। मुतफक्कर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अतीक ऐवान इनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल दरियाफ़्त कर रहे थे। सर, सब अच्छा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। शदीद ज़ख्म की वजह से मुसलसल बहने वाले खून ने शहीद की आवाज़ में नकाहत पैदा कर दी थी। कमांडिंग अफसर का दिल दहल कर रह गया। इकबाल, तुम्हारी साफ आवाज़ नहीं आ रही है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? तुम ठीक हो? इकबाल, तुम ठीक तो हो? सर, आप बेफिक्र रहें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ फायरिंग ज़्यादा हो रही है। मुमकिन है आपको आवाज़ साफ सुनाई ना दे। सर, हम आगे बढ़ रहे हैं, कैप्टन इकबाल ने कहा। शदीद गोलाबारी और हर तरह के असलहे से इनकी सिमत आने वाली फायर ने एक चट्टान की ओट में रुकने पर मजबूर कर दिया था। सर, आपका ज़ख्म, आपका खून बहुत बह रहा है। इनके साथी के लिए अपने अफसर की हालत नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। कोई बात नहीं, हम दुश्मन के बंकर को ख़त्म कर लें, फिर इत्मीनान से पट्टी कर लेंगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे इनके होंठों पर जो मलकूती हुस्न जागा, इससे यही महसूस होता कि जैसे वो कोई आसमानी मखलूक हैं। रात ढलने लगी थी। दुश्मन और उनके बंकर के दरमियान सिर्फ बर्फ़ की एक अमूदी दीवार हायल थी। सामने का मंजर वाज़ेह था। शेर अचानक अपनी कछार से निकला और दुश्मन पर लपका।
कप्तान साहब ने अपनी कमर से बंधा रस्सा खोला और बर्फ़ की दीवार पर फेंक कर हुक में फंसा लिया। इनके साथ ही फटी फटी आंखों से इनकी जुरात ईमानी का मुजाहरा कर रहे थे। सारी रात कैप्टन इकबाल की ज़ख्म से खून बहता रहा था, लेकिन क्या मजल जो इनके पायस आबाद में ज़रा सी भी लग्जिश आई है। दीवार फलांगने वाले वो सबसे पहले कमांडो थे। अपने शेरदिल कमांडर के अकब में 2 कमांडोज दीवार की तरफ बढ़े, लेकिन बमुश्किल 15 गज दूर मौजूद दुश्मन के बंकर से आने वाले मशीन गन की फायरिंग ने मज़ीद आगे बढ़ने की मोहलत ना दी और उन्होंने अपनी जान जाने आफरीन को सौंप दी। इकबाल, जो बंकर से 15 गज दूर रह गए थे, अपने साथी से जो ऊपर पहुँचना कामयाब हो गया था, रॉकेट लॉन्चर लेकर बंकर की तरफ रॉकेट फायर किया, जिससे बंकर के सामने वाला हिस्सा तबाह हो गया। इकबाल और आगे बढ़े। 2 और जाले उनसे आ मिले थे। तीनों ने अपने कप्तान की शेर दिलाना ललकार पर दुश्मन की तरफ बढ़ना शुरू किया। एक और गाजी शहादत के मर्तबे पर सरफराज हो गया, क्योंकि बंकर से दूसरी मशीन गन ने आग बरसानी शुरू कर दी थी। अब इकबाल और इनका साथी बाकी रह गए थे। कैप्टन इकबाल ने अपने साथी की तरफ देखा और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके दुश्मन के मोर्चे की तरफ बढ़े। मोर्चे से अब इनका फासला 5 गज रह गया था। दोनों कमांडोज शेरों की तरह चिंगारते हुए दुश्मन की तरफ बढ़े। इकबाल का साथी दुश्मन पर गोलियां बरसा रहा था और इकबाल रॉकेट लॉन्चर से फायर कर रहे थे। इन लम्हात में जब 2-4 हाथ लाबेबाम रह गया था, दुश्मन पर बौखलाहट तारी हो गई। वायरलेस पर इनकी पोस्ट कमांडर की आवाज़ सुनाई दी, सर पाकिस्तानी हमारे सरों पर पहुंच गए हैं, हमारे चारों तरफ वही दिखाई दे रहे हैं, हम इन्हें रोक नहीं सकते। SOS 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 सर। बुज़दिल दुश्मन ने बौखलाहट में आखिरी पैगाम नशर कर दिया था। उन्होंने हंगामी और इंतहाई मदद तलब कर ली थी। SOS का मतलब था कि इनके मोर्चे पर फायरिंग की जाए। यह इंतहाई ख़तरनाक फ़ैसला होता है और कोई भी फ़ौज आखिरी लम्हात में ऐसा फ़ैसला करती है। शायद दुश्मन अपने सरों पर गोलाबारी करवाकर यहाँ से फ़रार होने के लिए मदद मांग रहा था। यूनिट कमांडर की इस अपील पर इनके फील्ड कमांडर को भी बौखला दिया था। उसने अपने बचे कुछ जवानों के लिए बिल्कुल मोर्चों के लिए ऊपर फायर गिराना शुरू कर दिया था। अचानक एक गोला मोर्चे से बमुश्किल 3 गज दूर मौजूद कैप्टन इकबाल मोहम्मद के नज़दीक फटा और इनके सारे बंदन को रंगीन कर दिया। इकबाल रुक गए। वक्त की नब्ज़ें थम गई थी। वो अपने अब्दी सफ़र पर रवाना हो चुके थे। रूह कफ से अंसरी से परवास करके जन्नत के रास्ते अपने सफ़र का आगाज़ कर चुकी थी। सियाचिन ग्लेशियर से आसमान की वसअतों तक इनके लिए बने इस्तकबाली रास्ते पर कैप्टन मोहम्मद इकबाल शहीद अपने सीने पर शहादतों के सुर्ख फूल सजाए, अपने गले में कामरानियों की माला डाले आज़िम सफ़र थे। लेकिन इनके रॉकेट लॉन्चर का रुख अब भी दुश्मन के मोर्चों की तरफ था। दुश्मन के एयर बर्स्ट इसके मोर्चों पर फट रहे थे। मोर्चे खाली हो रहे थे। दुश्मन पसपा इख्तियार कर रहा था। उसके आखिरी बंकर से कपकापाती आवाज़ वायरलेस पर सुनाई दे रही थी, सर बंकर के हर तरफ पाकिस्तानी मौजूद हैं, मेरा यहाँ रुकना मुमकिन नहीं रहा में। और आवाज़ खामोश हो गई। ये दलेराना हमला पाकिस्तानी ही नहीं, दुनिया भर की जंगी तारीख का हिस्सा बन चुका है। जब दुनिया के किसी फ़ौज ने, जिसके पास बाकायदा माउंटेन डिवीज़न भी नहीं है, ना ही जिसके जवानों को माजी में कभी बर्फ़ानी इलाकों और इतनी बुलंदी पर लड़ने की तरबियत दी गई हो, एक तरबियत याफ्ता और अपने से 8 गुना ज़्यादा असलही और अद्दी बढ़ती रखने वाली फ़ौज पर उस वक्त हमला करके कामयाबी हासिल की जब दुश्मन महफूज और मजबूत बंकरों में ख़ुद को नाकाबिल तस्कीर जान कर बैठा हुआ था। उस हमले में हिस्सा लेने वाले हर जवान सारी कौम की तरफ से तहसीन का मुस्तहिक है। यूँ तो इस जंग ने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर -40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड में लड़ी जाने वाली इंसानी शुजाअत और जवामर्दी की सैकड़ों मिसालें कायम की, लेकिन उस महाज पर होने वाली लड़ाइयों में पाकिस्तानी जवानों और अफसरों के कारनामों ने दुनिया भर के माहिरीन हर्ब व ज़र्ब से दादो तहसीन हासिल की। बलाफोनला सेक्टर से इस जहाज़ में जिस पामर्दी और जरात से पाकिस्तान आर्मी के इन दोनों कप्तानों ने जानों के नजराने पेश किए, ऐसी मिसालें दुनिया की जंगी तारीख में खाल खाल ही मिलती हैं। उन्होंने हमलों की क़यादत ही नहीं की, बल्कि हर नाजुक मरहले और अपने जवानों को आगे झोंकने के बजाय खुद ख़तरनाक मुहिम को सर अंजाम दिया। कैप्टन मोहम्मद इकबाल शहीद ने रवानगी से पहले अपनी वसीयत लिख दी थी, जिससे बआसानी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो शहादत के किस कदर तड़प रखते थे। कैप्टन सालिक चीमा ने अपने ज़ख्मी जवान को, जो दुश्मन की फायरिंग में फंस चुके थे, अपने कंधों पर उठाकर इन्हें महफूज मकामात पर पहुंचा दिया था। इन दोनों कप्तानों को इतना खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। सलामती हो उन माओं पर जिनके सपूत पाकिस्तान आर्मी ही नहीं बल्कि इस मुल्क का फ़ख्र बन गए थे। मुबारकबाद और लख लख बधाइयाँ के हकदार हैं वो बाप जिनकी तरबियत ने इन पाकबाज जवानों को परवान चढ़ाया। कौम के इन काबिल फ़ख्र फ़र्जंदा को लोरियाँ सुनाकर शाहराए हयात पर गामजन करने वाली बहनों की मुंतज़िर आँखें इस दुनिया तो नहीं, लेकिन उन्हें दूसरी दुनिया में देख पाएंगी। लेकिन उन्हें ये तशफ़ी ज़रूर हासिल होगी कि सकून ज़रूर उनका एज़ाज़ है कि इनके प्यारे अज़ीमुल मर्तबत ओहदों पर फ़ायद होकर जन्नत की मकानी हासिल करने के लिए वो सब वहाँ इकट्ठे होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही।
मज़ीद दिलचस्प वाक़यात और इस कहानी से रिलेटेड और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब